हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप किन बातों का ध्यान रखें, और वो भी एकदम बेसिक वे में। दोस्तों, मैं ये कंसिडर कर रहा हूं कि आप एक बिगनर हैं, आपने अभी अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट चालू की है, या आप सोच रहे हैं चालू करने का बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चालू कैसे करें। अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो में आपको जो इंफॉर्मेशन मिलने वाली है स्टार्टअप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए, इससे अच्छी इंफॉर्मेशन शायद आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रखें कि जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप ये देखिए कि वो कंपनी किस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करती है, या उसका प्रोडक्ट क्या है, उसकी सर्विसेज क्या है, क्या उसका जो प्रोडक्ट है, क्या उसकी जो सर्विसेज है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है या नहीं है। मतलब फ्यूचर में उसकी डिमांड बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली है। तो जरा सोच के देखिए दोस्तों कि कौन सा ऐसा सेक्टर हो सकता है, या फ्यूचर में कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ सकती है। इसके बारे में आप जरूर सोचें। तो जैसे मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, चलिए आपको 5 ऐसे सेक्टर बताता हूं जिसकी फ्यूचर में काफी ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है और अभी भी है। अगर आप ऐसे कंपनी को ढूंढेंगे जो इस प्रोडक्ट में डील कर रही है तो आप बेसिकली उसमें आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट हाँ, हर कंपनी जो इस पर्टिकुलर सेक्टर में डील कर रही होगी उसके प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो इस पर्टिकुलर सेक्टर से होंगे। कोई जरूरी नहीं है वो कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करेगी, बिकॉज कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस भी होना जरूरी है कि कंपनी कैसी है, कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो दोस्तों, अदरक की तो बहुत सारी बेनिफिट है, बट अगर हम बंदर के हाथ में दे देंगे तो क्या वो मतलब कोई मतलब नहीं है ना। तो वैसे ही उस प्रोडक्ट में तो दम है, बट जो कंपनी चला रहे हैं वो कंपनी चलाने वाले क्या इफेक्टिव लोग हैं वो भी डिपेंड करेगा। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें कंपनी का बेसिक वे में। इससे पहले चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है, जिसकी आने वाले समय में फ्यूचर में काफी डिमांड बढ़ने वाली है दोस्तों। तो चलिए 5 नंबर से चालू करते हैं, फिर नंबर 1 पे जाएंगे दोस्तों। सबसे पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जरा सोच के देखो दोस्तों, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, डेवलप तो नहीं है ना। अभी भी हमारे पास बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे छोटे छोटे शहर हैं, उनका डेवलपमेंट होना तो बाकी है। और डेवलपमेंट होने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। रोड हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं कि बेसिकली डेवलपमेंट तभी होता है जब छोटे से छोटे गांव बड़े से बड़े शहर से जुड़े, और वो रोड से ही जुड़ सकते हैं। तो सोचो दोस्तों कि आने वाले समय में कितने सारे रोड बनने वाले हैं, अभी भी बन रहे हैं और भी ज्यादा बनने वाले हैं, क्योंकि इंडिया में तक डेवलप हुआ नहीं है। तो छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे शहर हैं, उन सारे जगहों को बड़े से बड़े सिटी और छोटे छोटे गांवों को भी कनेक्ट करना बाकी है दोस्तों, जिसपे गवर्नमेंट काफी ज्यादा काम कर रही है। ये तो आपको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं रेलवे की बात करता हूं दोस्तों। रेलवे में भी बहुत सारे ऐसे शहर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली वो फिक्स्ड है, मतलब उनका पूरा कंसंट्रेशन है कि वो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही काम करेंगे। जैसे मैं आपको स्टॉक के बारे में बता देता हूं दोस्तों, आरवीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल, IRCON। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा काम कर रही है। क्योंकि आज भी बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे छोटे छोटे शहर है जहां पर रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक पहुंच नहीं पाया है। एग्जाम्पल दे दूं तो नॉर्थ ईस्ट, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, वहां पर बहुत सारे ऐसे जगह जहां रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच नहीं पाया। और इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह है दोस्तों, और इंडिया एज ए डेवलपिंग कंट्री में पहले भी मेंशन कर चुका हूं। तो सोचिए आने वाले समय में इसकी डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है और इस पे कितना ज्यादा काम होने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं तो वो क्या हो सकता है, आप खुद सोच के देखो आने वाले समय में किस चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल दोस्तों। आप देखो बहुत सारे आज के डेट में कारें आ रही हैं जो कि अब पेट्रोल डीजल और फॉसिल फ्यूल से नहीं चलेंगी, वो ईवी से चल रही है। आ ही गई है ना, बहुत सारे मार्केट में है। हाँ, बट एक बात जरूर आप याद रखना, अभी जो रिजल्ट आया था लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें ईवी का सेल 20% कम हो गया था दोस्तों। तो इससे लेकिन डिसहार्टेंड होने की बात नहीं है। बेसिकली क्या है, ईवी थोड़ा सा महंगा है,
बाकी कारों की तुलना में। तो इससे होता क्या है दोस्तों, जो ईवी वाली कारें होती है ना, इंडिया इज अ प्राइस डोमिनेटिंग मार्केट। हम कुछ भी खरीदने जाते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि सस्ता हमें चाहिए, सुंदर भी चाहिए, टिकाऊ भी चाहिए, और हम पूछते हैं ये कितने का है। हम ये नहीं बोलते हैं पैक कर दो, हम पूछते हैं कितने का है। तो इंडिया इज अ प्राइस डोमिनेटिंग मार्केट, जाकर ज्यादातर लोग यहाँ पर मिडिल क्लास हैं। तो इसलिए ईवी महंगा होने के कारण लोगों ने बेसिकली ईवी पे उतना फोकस नहीं किया है। बट आने वाले समय में जैसे ही हमारी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, मतलब हमारी जो खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारे पास पैसा आएगा भारतीयों के पास, तो ईवी में भी काफी ज्यादा सेलिंग होगी दोस्तों, और फ्यूचर इसका काफी ज्यादा ब्राइट है। अभी भले ही सेल कम हुआ हो बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक रीजन जो मैंने आपको बताया है। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है, मतलब ईवी को चार्ज करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसमें बहुत सारी कंपनियां अभी काम कर रही है दोस्तों। तो कोई भी चार्जिंग स्टेशंस ज्यादा नहीं है, तो अगर आपको चार्ज कराना पड़ेगा तो अगर करना है तो बहुत ढूंढना पड़ेगा कि आखिर आप चार्ज कहाँ पे कराएं। तो ये एक प्रॉब्लम है दोस्तों, इसके कारण ईवी की थोड़ी सी डिमांड, मतलब 20% जो है उसका सेल कम हुआ है। बट फ्यूचर काफी अच्छा है। अगर आप 10-15 साल के बारे में सोच रहे हो तो जो भी कंपनियां ईवी से रिलेटेड कार बना रही है तो उस पर आप बेसिकली इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए अभी तीसरी बात करते हैं कि आखिर तीसरा ऐसा कौन सा सेक्टर है। वो है दोस्तों एनर्जी सेक्टर, पावर कंपनी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि कोल की डिमांड काफी ज्यादा कम होने वाली है फ्यूचर में, क्योंकि कोल एक फॉसिल फ्यूल है, इससे कार्बन एमिशन होता है, इससे पोल्यूशन होता है, और फ्यूचर तो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी का है, मैं ये सारी बातें मानता हूं। बट इंडिया जैसी कंट्री में आज भी लोग लोअर मिडिल क्लास सबसे ज्यादा है, और आज भी हम थर्मल पावर प्लांट पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी मतलब कोल से निकली हुई इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि ये काफी सस्ती होती है दोस्तों। अगर आप सोलर पैनल लगाने जाओगे घर पे सोलर एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो काफी आपको महंगा पड़ने वाला है। लोग 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट करने से अच्छा है सोचते हैं कि 1000 रुपए का बिल ही भर दो। आप इस बात को समझो दोस्तों कि कोल आज भी बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है लोगों के लिए, क्योंकि वो सबसे चीपेस्ट सोर्स है। और आज भी अगर आप डेटा देखेंगे तो 80% ऑफ द पावर रिक्वायरमेंट, हमारी जो इंडिया की जो पावर रिक्वायरमेंट है वो 80% कोल ही पूरा करता है। तो आप समझो, चाहे मैं कोल का तो एग्जांपल दे रहा था, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो जिसमें विंड हो गया, सोलर हो गया, बायो हो गया, सबको मिला लो। फॉसिल फ्यूल में कोल, थर्मल को मिला लो, कोल हो गया, सब चीज को मिला लो। तो पावर की डिमांड फ्यूचर में आज भी है और कल भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन अभी भी इंडिया के हर गांव, हर छोटे छोटे शहर में नहीं हुआ है। आप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर से पूरे इंडिया को कंपेयर नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो ये समझने की जरूरत है, आज भी इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ही कम जगहों पर है, और खास करके मेजर सिटीज और छोटी छोटी सिटीज तक ही है। बहुत छोटे छोटे ऐसे गाँव हैं, बहुत छोटे छोटे ऐसे टाउन्स हैं जहां पर अभी इलेक्ट्रिफिकेशन की काफी ज्यादा दिक्कतें हैं, जो बेसिकली पावर से ही पूरी हो सकती है। तो ये हो गया। चौथा बात करते हैं दोस्तों। चौथे में 2 ऐसे सेक्टर को मैंने रखा है, पहला है ड्रोन और दूसरा है फिनटेक। दोनों आने वाले समय में ड्रोन पे काफी ज्यादा काम हो रहा है दोस्तों। चाहे आप अभी बीच में ऐसा न्यूज आया था कि स्विगी ने ड्रोन से डिलीवरी चालू कर दिया है, उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं दोस्तों। लोग बेसिकली उसे पत्थर वत्थर मार के गिरा सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। बट फ्यूचर ड्रोन है। इवन एयरफोर्स ऐसी बातें चल रही है कि जो डिफेंस फोर्सेस है वो कल को चल के पायलट का यूज नहीं करके ड्रोन का यूज करेंगे। ईरान ऑलरेडी कर रहा है, आपको पता ही होगा अगर आप जियो पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो। रशिया को बहुत सारे ड्रोन ईरान ने ही दिए हैं, और उसका इस्तेमाल वो यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है, जो कि काफी कारगर भी साबित हो रहा है। क्योंकि ड्रोन की सबसे अच्छी बात क्या होती है दोस्तों, कि उसमें कोई भी ह्यूमन नहीं होता। जब ह्यूमन नहीं होता है तो किसी के मरने का टेंशन है ही नहीं, और ड्रोन से ही वॉर हो सकता है। और ड्रोन सिर्फ वॉर के लिए ही नहीं दोस्तों, बहुत सारे यूटिलिटीज के लिए भी यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, इस तरह की चीजों के लिए भी यूज हो सकता है। और ड्रोन का फ्यूचर काफी ज्यादा अच्छा है, चाहे वो इंडिया की बात करें और चाहे आप पूरे वर्ल्ड की बात करें। तो ड्रोन जो भी कंपनियां बनाती है उस पर थोड़ा आप फोकस कर सकते हैं। बट अगेन मैं बोल रहा हूं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो कंपनी है उन पे ही इन्वेस्ट करना दोस्तों। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे चेक करेंगे, इसका थोड़ा सा बेसिक मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, बट कंपनी अगर अच्छी नहीं रहेगी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, तो उसमें इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है और बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है आपके लिए।
दूसरा मैंने बोला था दोस्तों फिनटेक, है ना, क्योंकि मैंने 4 नंबर में 2 रखा था, ड्रोन रखा था और फिनटेक भी रखा था। फिनटेक क्या है दोस्तों? फिनटेक इज नथिंग बट अ फाइनेंस कंपनी दैट इज यूजिंग टेक्नोलॉजी। Are you understanding point? Most of the bank they have implemented fintech, basically fintech in their company. Like they are doing transaction online and giving a good opportunity to the customer to use basically technology for all the transactions and all. So fintech यही है दोस्तों। फ्यूचर भी देखिए, बैंक तो कभी भी खत्म नहीं होने वाला, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो कभी भी इंडिया में खत्म नहीं होने वाली, उसकी जरूरतें तो हमेशा ही रहने वाली है दोस्तों। और आजकल देखिए यूपीआई का यूज हो रहा है, कैश का डीलिंग काफी ज्यादा कम हो गया है, खास करके जब से मोदी गवर्नमेंट आई है यूपीआई का में ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया। आज एक सब्जी वाला हो, ऑटो वाला हो, सभी के सभी यूपीआई का यूज कर रहे हैं। हम खुद आज के डेट में म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर हो गया, हमें जब भी अगर ये सारी चीजें खरीदनी होती है हम ऑनलाइन कर रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, जीरोधा है, ग्रो है, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जिसका इस्तेमाल करके हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अपना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो होता है वो भी हम सारा का सारा ऑनलाइन, बैंक की सारी एक्टिविटीज हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो आप समझिए कि फिनटेक ही फ्यूचर है आने वाले समय में। तो आप ऐसी कंपनियां ढूंढ सकते हैं जो बेसिकली फिनटेक को इम्प्लीमेंट, तो बहुत सारे बैंक्स ही हैं दोस्तों जिस पे आप रिसर्च कर सकते हैं। और अभी अभी एक मोबीक्विक का आईपीओ भी आया हुआ है, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं खरीदने के लिए, मैं आपको रिसर्च करने के लिए बात कर रहा हूं। और कुछ कंपनी के बारे में बात करूं तो पेटीएम भी है। पेटीएम, हाँ मैं मानता हूं कि पेटीएम की स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई थी बीच में बिकॉज ऑफ द ड्यू डिलिजेंस, लैक ऑफ ड्यू डिलिजेंस एंड गवर्नेंस के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसको ठीक से उसने कॉम्प्ली नहीं किया था, जिसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ा और शेयर काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप थोड़ा चेक कर सकते हैं और फिनटेक पे फोकस आप कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये सेक्टर मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है दोस्तों। तो इस पे रिसर्च करना बिल्कुल भी मत भूलना। और वो क्या है? वो है वन एंड ओनली डिफेंस सेक्टर। यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। क्यों मैं बोल रहा हूं डिफेंस सेक्टर दोस्तों? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं और नहीं भी जानते तो मैं आपको बता दूं, इंडिया का जो भी हम मिसाइल्स या फिर जो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी शिप्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गया, जो भी हम वॉर में यूज करते हैं, अपने कंट्री के डिफेंस के लिए यूज करते हैं, हम 50 से 60% दोस्तों रशिया पे डिपेंडेंट है। और भी यूएस पे भी डिपेंडेंट है, फ्रांस पे डिपेंडेंट है, इजराइल पे डिपेंडेंट है। उनसे हम बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जो आर्सनल्स हैं वो हम खरीदते हैं। और इंडिया आज के डेट में दोस्तों आत्मनिर्भर भारत के बारे में जब भी बात होती है तो गवर्नमेंट इस पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है। तो आत्मनिर्भर भारत सिर्फ नॉर्मल प्रोडक्ट्स पे नहीं, अब डिफेंस प्रोडक्ट पे भी काफी ज्यादा इस पे डिफेंस प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी आत्मनिर्भर भारत को यूज किया जा रहा है। और गवर्नमेंट काफी ज्यादा इस चीज पे फोकस कर रही है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हम भी अपने ही देश में अपना एयरक्राफ्ट खुद बनाएं, अपने सबमरीन्स खुद बनाएं, अपने शिप्स खुद बनाए, अपने मिसाइल्स खुद बनाए। तो बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि तेजस एयरक्राफ्ट, वो हमने खुद बनाया हुआ है दोस्तों। जैसे आईएनएस विशाल बन रहा है जो कि एयरक्राफ्ट करियर है, वो हम खुद बना रहे हैं। उसके बाद आप देखिए अग्नि हो गया, अग्नि मिसाइल्स, वो हमारा खुद का है। ब्रह्मोस इंडिया और रशिया ने दोनों मिलकर बनाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक मिसाइल है और दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मिसाइल है जो रशिया और इंडिया ने दोनों ने मिलकर बनाया है। तो भारत इस पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है ताकि एक्सपोर्ट भी किया जा सके। और आपके लिए मैं एक अच्छी न्यूज़ देता हूँ कि भारत ने ऑलरेडी आर्मेनिया को बहुत सारे मिसाइल एक्सपोर्ट किए हुए हैं, करना चालू कर दिया है। फिलीपींस हो गया, फिर और भी बहुत सारी ऐसी कंट्री है जिसके साथ ऑलरेडी बहुत सारे निगोसिएशन और डिस्कशन चल रहे हैं ताकि वो हमारे मिसाइल्स को, ब्रह्मोस मिसाइल हो गया या तेजस एयरक्राफ्ट हो गया, इसको खरीदे। तो भारत का अभी प्लान ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस चीज़ पे डिफेंस में आत्मनिर्भर बने, हम खुद अपने प्रोडक्ट को बनाएं अपने लिए ताकि हमें किसी से खरीदना ना पड़े और फिर हम उसे दूसरे देशों तक बेचे भी। जैसे राफेल एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, वो हमने फ्रांस से खरीदा है। हरक्यूलिस है जो हमने यूएस से लिया हुआ है दोस्तों। ब्रह्मोस का जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर बनाया है। सुखोई है
जो कि रशियन टेक्नोलॉजी है। पहले मीग था जो हमारा एयरक्राफ्ट था, मतलब प्लेन था एयरफोर्स के लिए, वो भी रशियन टेक्नोलॉजी था। तो सोचने वाली बात है कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। इवन INS विक्रमादित्य जो एयरक्राफ्ट करियर है वो भी हमने रशिया से लिया था और वो यूक्रेन में बना था। जब रशिया और यूक्रेन एक साथ थे वो तब की बात है दोस्तों। बट अब इंडिया इंडिजिनियसली, मतलब अपना खुद का स्वदेशी बहुत सारे एयरक्राफ्ट पे काम कर रहा है। INS विशाल भी बहुत जल्दी कमीशन हो जाएगा, इंडियन नेवी को मिल जाएगा दोस्तों। तो डिफेंस सेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर होने वाला है और इस पे भारत बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। कुछ स्टॉक के बारे में मैं आपको बता देता हूं जो कि डिफेंस सेक्टर में बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसका नाम है हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये पहला है जो कि सबसे बड़ी कंपनी है डिफेंस सेक्टर की। दूसरा है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। उसके बाद है मैचगांव डॉक्स, अगर आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिस पे आप बेसिकली रिसर्च कर सकते हैं दोस्तों और डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट डिफेंस सेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब है दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आपको ये बताना चाहता हूं कि फ्यूचर किस सेक्टर का है, फ्यूचर में कौन से प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकने वाले हैं या वायरल होने वाले हैं या फेमस होने वाले हैं या जिसकी जरूरत फ्यूचर में बहुत ज्यादा होने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि फंडामेंटली अगर आपको चेक करना है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या किस में नहीं करना चाहिए, तो कुछ कुछ बेसिक चीजें आप याद रखिए दोस्तों। सबसे पहला है PDF। व्हाट इज PDF? फाइल की बात नहीं कर रहा हूं, PDF फाइल की नहीं। P फॉर प्रमोटर्स, D फॉर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड F फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो सबसे पहले P मतलब प्रमोटर, प्रमोटर मतलब ओनर। ओनर के पास जितनी ज्यादा शेयर रहेगी कंपनी के लिए उतनी अच्छी बात है। तो आप चेक करें कि क्या प्रमोटर्स का जो शेयर है कंपनी में वो बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो ये अच्छी खबर नहीं है। बट हाँ, बहुत सारे आपको कंपनी ऐसे भी मिलेगी जो बेसिकली घटने के बाद भी, ना कम होने के बाद भी वो कंपनी बड़ी है, बट वो बहुत जायंट कंपनी। जैसे मैं आपको बताऊं तो HDFC में प्रमोटर्स है ही नहीं। अगर आप देखोगे तो HDFC बहुत बड़ी जायंट कंपनी है दोस्तों, है ना। तो उसको आप कंसिडर मत करो। जनरली अगर आप कंपनी है जैसे 1 लाख 2 लाख करोड़ की कंपनी है, 3 लाख करोड़ की कंपनी है, तो आप इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि प्रमोटर का शेयर जो है वो उसमें बढ़ रहा है, घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो ये अच्छी खबर होगी ना दोस्तों, क्योंकि प्रमोटर जो है वो सबसे ज्यादा अपनी कंपनी के बारे में जानता है। अगर वो अपना शेयर बढ़ा रहा है इसका मतलब क्या है, उसको अपनी कंपनी पे भरोसा है, सिंपल सी बात है। दूसरा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं? ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बैंक हो गए, पेंशन फंड्स हो गए। ये बहुत ज्यादा पैसा बल्क में लगाते हैं, कंपनीज में खरीदते हैं, जैसे कि LIC हो गया, HDFC है, ICICI है। ये शेयर्स खरीदते हैं, बड़े बड़े कंपनीज में, स्टार्टअप्स में पैसे डालते हैं। तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेसिकली स्वदेशी कंपनी होती है जो अपने ही कंट्री में पैसा डालती है। जैसे LIC, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, HDFC अगर अपनी कंपनी में डाल रही है तो ये DI। तो DI के इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रहे हैं तो ये अच्छी खबर है दोस्तों, घट रहे हैं तो अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि DI कोई 1-2 करोड़ नहीं डालती है, वो बहुत ज्यादा पैसा डालती है। जब वो बहुत ज्यादा पैसा डालती है, हम सोचो दोस्तों अगर हम 10,000 या 1 लाख रुपए या 1,000 भी डालते हैं तो कितना सोच समझ के डालते हैं। तो वो लोग इतने करोड़ों रुपए जब डाल रहे हैं, हजारों करोड़ों, तो कितना कुछ सोच के डालते होंगे, कितना कुछ रिसर्च करके डालते होंगे। तो जब भी इन्वेस्टमेंट अगर FII का बढ़ेगा तो इसका मतलब सिंपल साफ है दोस्तों कि DI उस पर्टिकुलर कंपनी में काफी ज्यादा पोटेंशियल देख रही है, तो ये एक अच्छा साइन होता है। देन आते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी दोस्तों बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे पेंशन फंड हो गया, बैंक्स हो गया और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए दोस्तों। ये DII की तरह ही है, बट DII क्या है, स्वदेशी कंपनी होती है, ये फॉरेन कंपनी होती है। जो बाहर की कंपनी होती है वो दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करती है, दैट इज FII दोस्तों। तो अगर उसका भी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो ये भी अच्छी खबर है, जैसे DI के बारे में आपको बताया। तो ये हो गया। उसके बाद आपको देखना है दोस्तों EPS, अर्निंग पर शेयर। मतलब EPS जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना अच्छा होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि पर शेयर में अर्निंग बढ़ रही है। तो ये अच्छी खबर है दोस्तों। तो EPS आप हमेशा चेक करिए कि EPS बढ़ रहा है, घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो ये अच्छी खबर है। नेगेटिव में EPS तो कभी नहीं होना चाहिए दोस्तों, पॉजिटिव में हो रहा है और ज्यादा अच्छा हो रहा है तो ये अच्छी बात होती है। उसके बाद होता है दोस्तों P रेशियो। P रेशियो बेसिकली आपको वैल्यूएशन बताती है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी बैंक में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि बैंकिंग सेक्टर जो है उसका जो एवरेज PE है, मतलब इंडस्ट्री P, वो क्या है। तो बैंक तो बहुत सारे हैं,
तो एवरेज पी क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि एवरेज पी फॉर एग्जांपल 15 है दोस्तों। तो इसका मतलब है कि जिस बैंक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो 15 से ज्यादा है उसका पी या 15 से कम है। अगर ज्यादा है 15 से, इसका मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है, और 15 से कम है इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप ये समझ जाएंगे कि आपका पैसा जो है वो बेसिकली सही जगह पे लग रहा है या नहीं लग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आप रेवेन्यू चेक कर सकते हो दोस्तों कि रेवेन्यू बढ़ रहा है या घट रहा है। साल दर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है तो अच्छी खबर है, ऑब्वियस सी बात है। प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है। तो ये सारी कुछ चीजों पे आप ध्यान दो दोस्तों। और आप ये भी देख सकते हो कि जो बेसिकली कौन से म्यूचुअल फंड्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ रहा है या घट रहा है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स भी कुछ नहीं है दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स भी बेसिकली अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड होती है वो ऐसी होती है कि बहुत सारे कंपनीज का कॉम्बिनेशन मिला के एक फंड बनाती है, वही म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड इक्विटी और डेथ के लिए भी मिला के भी हो सकता है और इक्विटीज के भी हो सकते हैं। तो बेसिकली वो भी शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करती है। तो ये कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बता दिया दोस्तों। हाँ, और लास्टली आप इंडस्ट्री जरूर चेक कर लेना कि किस इंडस्ट्री में ये कंपनी डील कर रही है और ये फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोडक्ट पे काम कर रही है कि नहीं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, क्या क्या मैंने आपको बताया था, किस किस सेक्टर पे आपको फोकस करना है दोस्तों। सबसे पहला 5वां नंबर में इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी, तीसरा दोस्तों एनर्जी सेक्टर बेसिकली पावर सेक्टर, चौथा जिसमें ड्रोन और फिनटेक दोनों आ गए, और 5वां मेरा सबसे फेवरेट डिफेंस सेक्टर। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और आपका बेसिक्स इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको स्टार्ट कैसे करना है और आप कंफ्यूज नहीं होंगे एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए। और मैं जाते जाते आप सबसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों कि प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं आपके सामने रेगुलर आता रहूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।